नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मीनाक्षी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके इस यूट्यूब चैनल पर इतिहास, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस और उसके अलावा ज्योग्राफी की क्लास संचालित की जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे चल रही थी नदियाँ और नदियों में हमने चर्चा करनी थी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और आपकी करनी थी जो अंतः प्रवाही नदियां और बात कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। और हमने बात करनी थी आपके चंबल, एक तो चंबल नदी की बात करनी थी, उसके बाद में माही नदी की बात करनी थी। और आज जो बात करेंगे हम दोस्तों, बात करेंगे बाणगंगा की। जो बाणगंगा को मैं आपको पहले भी बता चुका, बाणगंगा अंतः परवा की नदी में भी आती है। ध्यान रखना, पहले ये आती थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, तो हम इसको पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में। बाणगंगा की मैं अगर बात करूं तो जो बाणगंगा का दोस्तों जो उद्गम होता है, बाणगंगा का जो उद्गम होता है, ध्यान रखना, ये होता है बैराट की पहाड़ियां। अब आपको पता होगा बैराट की पहाड़ियां ये कहां पर है। बैराट की पहाड़ियां आपकी पड़ती है जयपुर। ऐसे तो ये बैराट गांव है, बैराट जो सिटी है वहां पर है। ऐसे इसको बोल सकते हैं हम बीजक पहाड़ियां, इसको बीजक पहाड़ी भी बोलते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, जो बैराट की पहाड़ियां हैं उसको हम बीजक पहाड़ियां भी बोलते हैं। तो जो बाणगंगा का उद्गम होता है वो बैराट की पहाड़ियों, जो बैराट की पहाड़ियां है वहां से होता है। और मैं अगर बात करूं कि इसकी कुल लंबाई की, कि इसकी जो लंबाई है, जो बाणगंगा की जो कुल लंबाई है दोस्तों, वो है आपकी 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं तो 380 किलोमीटर है। हाँ, केवल मैं राजस्थान में अगर मैं बात करूं, राजस्थान में इसकी बात करूं कि जो हमारी जो एक बाणगंगा है और राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। उसके बाद में ये भरतपुर जो बॉर्डर लगता है, भरतपुर का जो भरतपुर का लगता है यूपी के साथ में, उसके बाद में ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। अगर मैं बात करूं कि ये समाप्त कहां पर होती है, कि ये कहां पर जाकर मिलती है, तो ध्यान रखना यूपी है अपना, और यूपी के फतेहाबाद में, यूपी के फतेहाबाद में, और फतेहाबाद में जाने के बाद में आपको पता होगा कौन सी नदी में मिलेगी, यमुना नदी में। ध्यान रखना दोस्तों, ये यमुना नदी में मिलती है और यूपी के फतेहाबाद में जाकर ये यमुना में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है या उसमें मिल जाती है। अगर मैं बात करूं कि बाणगंगा को किस किस नाम से जाना जाता है, बाणगंगा के उपनाम, तो दोस्तों ध्यान रखना, उपनाम, इस बाणगंगा को कहते हैं दोस्तों ताला नदी। ध्यान रखना, इसको कहते हैं ताला नदी। और आपको पता होगा जो ताला होता है उसको कहते हैं लोक, और नदी को कहते हैं रिवर। ध्यान रखना, लोक रिवर, यानी इसको कहते हैं लोक रिवर। लोक रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और लोक रिवर के नाम के बाद में, यानी ताला नदी के बाद में, इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। ऐसा कहा जाता है कि इस अर्जुन की गंगा इसलिए कहा जाता है कि ऐसे कहा जाता है कि जो अर्जुन था उसने अपने बाण से इस नदी का यानी उद्गम करवाया था, यानी बाण से, उसके बाण से ये नदी बाहर आई थी, पानी आ गया था बाहर। अर्जुन की गंगा के बाद में मैं बात करूं तो इसको कहते हैं रुंडित नदी। रुंडित नदी, यानी इसको कहते हैं ताला नदी
ताला नदी के बाद में कहते हैं इसको अर्जुन की गंगा, और अर्जुन की गंगा के बाद में इसको कहते हैं रुंडित नदी। तो ध्यान रखना इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियां जयपुर से या बीजक पहाड़ियां। कुल लंबाई की मैं बात करूं तो 380 किलोमीटर है। राजस्थान की बात करूं तो 358 किलोमीटर है। ये समाप्त होती है यूपी के फतेहाबाद यमुना नदी में मिल जाती है। उपनाम की बात करूं तो इसको ताला नदी कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं। ताला नदी को लोग रिवर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखना, जो यह नदी है, जो नदी है राजस्थान के 3 जिलों से गुजरती है। एक तो आपका हो जाएगा जयपुर, जयपुर के बाद में जयपुर से चलने के बाद में ये आपके आ जाएगी दौसा में, और दौसा से जाने के बाद में ये आपकी आती है भरतपुर, और भरतपुर के बाद में ये प्रवेश कर जाती है यूपी में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आगे की बात करते हैं। अगर आगे की मैं बात करूं, ये राजस्थान के 3 जिलों से गुजरती है। अगर आगे की बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखना, यह एकमात्र ऐसी नदी है, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो NH11 के समांतर बहती है। ध्यान रखना, NH11 के समांतर कौन सी नदी बहती है? वो आपकी बहती है बाणगंगा। इस चीज को आप ध्यान रख लेना, बाणगंगा है जो NH11 के समांतर बहती है। और ध्यान रखना, जो ये नदी है, यह नदी आपका जो केवलादेव अभ्यारण्य है, केवलादेव अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य से गुजरती है। केवलादेव अभ्यारण्य से ये नदी आपकी गुजरती है। ध्यान रखना, इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, और जयपुर जिले में, जयपुर के रामगढ़ में, रामगढ़ में यानी रामगढ़ बांध बनाया गया है, बांध बनाया गया है। एक बांध तो आपका रामगढ़ बांध बनाया गया जयपुर में, और दूसरा आपका बांध बनाया गया है भरतपुर में, और भरतपुर में केवलादेव अभ्यारण्य बनाया गया है, और वो आपका बांध है अजान बांध। ध्यान रखना, इस पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक तो रामगढ़ बांध और एक दूसरा बांध बनाया गया है अजान बांध बनाया गया है। 2 बांध बनाए गए हैं इस पर। हाँ, इसके द्वारा जो बाणगंगा जो नदी है, बाणगंगा के द्वारा निर्मित मैदान को, जो ये मैदान बनाती है, निर्मित मैदान को रोही के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, रोही, रोही, रोही के नाम से जाना जाता है, रोही के नाम से जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रख लेना कि जो ये मैदान बनाती है उसको रोही के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मैं बात करूं आगे की, तो दोस्तों ध्यान रखना, इस नदी के पास, इस नदी के पास बैराठ में, बैराठ में ध्यान रखना, बैराठ से इसका उद्गम होता है, और बैराठ में चैत्र पूर्णिमा को, बैराठ में चैत्र पूर्णिमा को विशाल, ध्यान रखना, चैत्र पूर्णिमा को विशाल पशु मेला बनता है या लगता है। इस चीज को आप ध्यान रख लेना, इस नदी के पास बैराठ में चैत्र पूर्णिमा को विशाल मेला, विशाल पशु मेला लगता है। अगर मैं आगे की बात करूं तो जो बाणगंगा है, इसी नदी पर बैराठ में, ध्यान रखना, बैराठ में एक सभ्यता, बैराठ में एक सभ्यता की खोज हुई है, और वो बैराठ में जो आपकी सभ्यता है वो 9 सभ्यता, सॉरी बैराठ में 9 सभ्यता भरतपुर में है। एक बार आप, हाँ आगे की जो सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो इस नदी पर एक सभ्यता तो आपकी है बैराठ सभ्यता। जो बैराठ सभ्यता आप जानते हो, बैराठ आपका पड़ता है जयपुर में,
और जो दूसरी सभ्यता की खोज हुई है वो है आपकी नौ सभ्यता। नौ सभ्यता, और नौ सभ्यता आपकी है भरतपुर में। ध्यान रखना कहां पर है, भरतपुर में। और ऐसे कहा जाता है कि जो ये नदी है बाणगंगा नदी पर बौद्ध धर्म के अवशेष भी, जो जैन जहाँ बौद्ध धर्म, यहाँ बौद्ध धर्म के और इस सभ्यताओं में बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये बाणगंगा जो नदी है, बाणगंगा नदी पहले सदा नीरा थी। सदा नीरा का मतलब समझते हो, हमेशा बहने वाली नदी थी, सदा नीरा थी। लेकिन वर्तमान में यह नदी अंतः प्रवाह की नदी है, अंतः प्रवाह की नदी है। दोस्तों, बैराट सभ्यता और नौ सभ्यता की खोज हुई है इस बाणगंगा पर, और यहाँ बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बाणगंगा जो आपकी नदी है पहले सदा नीरा नदी थी, हमेशा बहने वाली थी, लेकिन वर्तमान में ये नदी है वो अंतः प्रवाह की नदी है। इसके बाद में हम बात करेंगे आपकी बेड़च नदी। जो बेड़च नदी है उसको आयर नदी कहते हैं। कैसे कहते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम बेड़च नदी की बात। हाँ, तो हम बेड़च नदी की बात कर रहे हैं। अब बेड़च नदी का अगर उद्गम की बात करें दोस्तों, जो इसका उद्गम होता है वो होता है गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियां। और गोगुंदा की जो आपकी पहाड़ी है आपको पता होगा ये आपकी उदयपुर में है। गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी उदयपुर में है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 190 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों 190 किलोमीटर है। अगर मैं समाप्त की बात करूं कि साहब ये समाप्त कहाँ होती है, तो बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा के त्रिवेणी संगम। जो बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है, बिगोद भीलवाड़ा के त्रिवेणी संगम, जो त्रिवेणी संगम है, और त्रिवेणी संगम में बनास नदी में ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उद्गम नदी का जो बेड़च नदी है उसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। लंबाई की बात करूं 190 किलोमीटर है। समाप्ति की बात करूं तो बिगोद भीलवाड़ा के त्रिवेणी संगम बनास नदी में ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, जो ये नदी, जो इस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट है, वह कौन सी नदी है जिसको प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, तो बेड़च नदी है, उसको प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उदयपुर में ही है, और वो झील है आपकी उदय सागर। लेकिन उदय सागर झील में ये गिरती है। उदय सागर झील में क्या करती है, गिरती है। और उदय सागर झील में गिरती है जब यह नदी उदय सागर झील से, यह नदी झील से बाहर निकलती है, तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। इस चीज को ध्यान रख लेना, बेड़च कैसे होता है, बेड़च हो जाता है। यह नदी प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन उदय सागर झील में ये इसका अपना पानी ले जाकर डालती है, और जब ये उदय सागर से वापस बाहर निकलती है तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें इस नदी पर, ध्यान रखना दोस्तों,
ये 190 किलोमीटर है। गोगुंदा की पहाड़ी से ये जो है, गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम में बनास नदी में ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। इस नदी को प्रारंभ में आयर नदी के नाम से जाना जाता है और लेकिन उदय सागर झील में ये अपना पानी ले जाकर डालती है और जब उदय सागर झील से बाहर निकलती है तो इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इस नदी पर उदयपुर में आहड़ सभ्यता की खोज हुई है। आहड़ सभ्यता की खोज हुई है। ध्यान रखना, जो बेड़च नदी है उस पर कौन सी सभ्यता की खोज हुई है, आहड़ सभ्यता की, या इसको बेड़च नदी या आप आयड़ नदी कह सकते हैं, आयड़ नदी, क्योंकि इसका नाम पहले क्या है, आयड़ नदी है। और ध्यान रखना, इस नदी पर चित्तौड़गढ़ में एक बांध बनाया गया है और वो है बेसुंडा बांध बनाया गया है। बेसुंडा बांध बनाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, जो बेड़च नदी है या आयड़ नदी है उस नदी पर उदयपुर में आहड़ सभ्यता की खोज की गई है और इसी नदी पर चित्तौड़गढ़ में एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है बेसुंडा बांध। दोस्तों, आज हमने चर्चा की है बेड़च नदी और बाणगंगा नदी की। हम आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन सी नदी कितनी महत्वपूर्ण है। सारी नदियां हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कल बात करेंगे हम काली सिंध नदी की अगली क्लास में। और आज के लिए इतना ही काफी, बाकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक भी करें और शेयर करें।